दूं क्या परमिशन? अबे पागल, परमिशन देने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली अच्छा, उसने रिकॉर्ड बस हो बताया जाते है। हैं। हाँ। अच्छा। यार ये ठीक तो है। गलत बात है, परमिशन पूछनी तो चाहिए ये यार, बात भी ऐसे रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड नहीं कर गई। सकता। चल चल चल। Hello, guys. Welcome back to another episode of Jai Thakkar Show. Today we have Harshika Singh back on the podcast, and as we guys promised last time, we have come up with a review podcast. We are reviewing reels of the Varun Maya, founder of Avalon Labs and Scenes by Avalon. We will today review his recent reels and let us see what things we can dig out from his insights. So हर्षिका, पहले तूने कभी वरुण माया के रील्स देखे हैं? हाँ, मैंने यूट्यूब पर भी काफी सारी वीडियोस देखे हैं, रील्स भी देखे हैं। सही है, सही है। तो देखते हैं इसमें ये क्या बात कर रहे हैं। To recommend this book, I think, for the last half a decade is You Are Not So Smart by David McCraney. I was talking to like this 18 or 19-year-old recently. And the problem with 18, 19-year-olds, and I had this problem when I was young, is that they simultaneously believe that they know goddamn everything, and at the same time, they believe they know nothing. Like with respect to their career, they're like, I have no idea what to do or what's going on. But with certain other things, they're like, yeah, I'm damn sure I'm the best at this, you know. Nobody can beat me at this. I think this book, You Are Not So Smart, first was like a tight slap to my face when I was 18. And the book said, listen, actually, you don't know what you're talking about, right? You are not so smart. And it showed me many instances of how people thought they were smart, but scientifically, they didn't know what they were doing, right? We are driven by let's just say we are like puppets and our hormones and neurotransmitters kind of control us, right? And You Are Not So Smart is all these situations and instances that you are controlled by something else, but you never knew. I used to recommend. हम्म। सही में भाई, ये सिर्फ 18-19 के लिए नहीं है। मैंने अभी वेदांत रस्सी के साथ पॉडकास्ट किया था, एंड इवन विथ भास्कर सर। दोनों ने यही बोला है कि ये जब हमारा एडोलेसेंस काइंड ऑफ खत्म होता है ना, 18-19, जब नए नए ऐसे फुदक फुदक के कॉलेज में आते हैं, फिर 25-26 साल तक लगता है कि हाँ, हमें सब कुछ पता है। बेसिकली ये बुक तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप 18-19। वो ये है कि हमने सेट कर रखा है कि वो उस ग्रे एज ग्रुप के अंदर आएगी, बट कुछ बच्चों के अंदर वो पहले भी आ सकता है, कुछ बंदों के बाद वो बहुत बाद में भी जाके आएगी। हम्म। सो यू हैव टू रीड दिस बुक एट वंस, कि मतलब एटलीस्ट पता तो चले कि ऐसा क्या है, हम्म। जो जिसके लिए तुम कॉन्फिडेंट हो, क्या वो तुम्हें चीज आती भी या नहीं आती, या यू आर हम्म। जस्ट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एवरी टाइम। ओ। एंड जो चीज नहीं आती, चलो वो तो ठीक है। हम्म। हाँ बोलो। ओवर ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा ना, बहुत बार ये हो जाता है कि हमें पता ही नहीं है दुनिया कैसे दिखती है, दुनिया कैसे चलती है। यस। हम कॉलेज में बस हल्का से एक्सपोज हुए होते हैं, और वो एक्सपोजर डाइवर्सिटी का एक्सपोजर होता है, रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं होता है। हम स्कूल में यस। मेजॉरिटी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फाइनेंशियल ग्रुप, सेम सिटी, सब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो हमारा एक कुकून सा बन जाता है। इतने साल स्कूल में रहने तक हमारा कुकून बन जाता है कि यार ये कुकून में तो मैं मास्टर हूँ, या ये कुकून में मेरी इतनी अच्छी पोजीशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो मैं रॉक करूंगा ही करूंगा, या करूंगी ही यस। करूंगी। फिर जब डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, तुम देखते हो अच्छा लोग अलग अलग या। इकोनॉमिक स्टेटस है, मुझसे भी अमीर कोई है, मुझसे भी ज्यादा गरीब कोई है। तुम्हारी कंपटीशन की रेंज बढ़ जाती है। फिर तुम्हें लगता है अगर मैं उधर राज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ भी राज कर सकता हूँ, मेरे को सब पता है। तुम एक कुकून को जीत गए, उससे बड़े कुकून में आए, वहां पे जीतने का ट्राई करते हो। और उस जीतने की कोशिश में जब तुम दुनिया में आते हो ना, जब तुम्हारे सामने 800 करोड़ का कुकून बनता है, 800 करोड़ लोग उस कुकून में है, तब तुम्हें एक रियलिटी हिट होती है। तब तुम्हें फिर पता चलता है कि नहीं, आई एम नॉट सो स्मार्ट। एंड तब तक आई थिंक बहुत लेट तो नहीं, बट अगर तुम्हें जल्दी सक्सेस की रेस में आगे जाना है, तो उस पर्सपेक्टिव में तुम थोड़े लेट हो चुके होते हो। बिल्कुल।
Please, for God's sake, understand that 99.9% of the time, the assignments, the vivas, the whatnot in college are all bullshit. It's all a scam. Like, you will probably use 0.1% of that in the real world, right? So it has no correlation with the real world. This is what I like to call busy work, fake work. So me as a teacher that's copied this assignment problem from somewhere and given it to you, and then you're going to go to Wikipedia, copy it and put it on the piece of paper. Do you really think that matters? Do you really think that in any way evaluates you, makes you a better person, improves your skill? It doesn't. Even if it does, it's like very little, right? Even exams to a very large extent are not how the real world works. The real world rewards failure. You fail, you understand from that failure, then you become successful. In an exam, you're penalized for getting marks wrong. All the way from exams to assignments, it's all bullshit. Please, for God's sake. क्या कहना है तेरा इस बारे में? जो वरुण माया कह रहे हैं वो बात है तो सही। देख, अगर हम दोनों ने भी असाइनमेंट बनाए तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने सोचा कि भाई क्यों, अगर बनाए भी हैं तो दे शुड रिस्पेक्ट आवर वर्क, ठीक है। बट वो स्ट्रेट अवे उसको फाड़ के फेंक देना या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, इट डजंट मेक एनी सेंस। इट्स मींस यू आर डिस्ट्रॉइंग समवन्स एफर्ट, ठीक है। तो वरुण माया ने बिल्कुल सही बात बोली। अगर आपको कुछ पढ़ाना है तो आप ऑन हैंड एक्सपीरियंस से भी पढ़ा सकते हो, स्किल सिखा के भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। बट ऐसे असाइनमेंट्स बनवाना, क्योंकि यार देख 99.9% बच्चे टेपते ही हैं। कोई नहीं है जो खुद से बना के लिखेगा, खुद से कुछ करेगा। सो इट्स वेरी ट्रू कि ये सारी चीजें तो होनी नहीं चाहिए स्कूल के अंदर, असाइनमेंट, वाइवा, ये सब, क्योंकि इनसे कुछ इवेल्युएट तो होता नहीं है बच्चे का एंड में, फिर भी उसको वही सारी चीजें फेस करनी है जो रियल वर्ल्ड के अंदर बनी है। बट तेरे को ये नहीं लगता है कि लाइक हमारी जो भी एजुकेशन सिस्टम है जो इतने सालों से चली आ रही है, आई एम नॉट टेलिंग कि परफेक्ट है, बट एटलीस्ट ये जो असाइनमेंट्स और ये सारी चीजें हैं, लाइक अभी अगर किसी को इंटरव्यू में जाना है, हमारे असाइनमेंट्स, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या करते हैं, हमें चीजें रटवाते हैं, हमें 1000 चीजें रटवाते हैं जिससे हमें 100 चीजें याद रहे। और हमें 100 चीजें इतनी बेसिक वाली याद रहती हैं कि अगर हमें ऑन हैंड जब परफॉर्मेंस करने की बारी आती है, क्यों हमारे इंडियन इंजीनियर्स हर जगह छाए हुए हैं? क्यों इंजीनियर्स जो इंडिया में पढ़े हैं वो बाहर जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर जाके इतने अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं? द रीजन इज कि हमें बेसिक चीजों के लिए डीले नहीं होता है। आज फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे सब फिजिक्स की बात करता हूँ कि फिजिक्स में हमें यूनिट्स बहुत सारी याद रखनी पड़ती हैं। इसकी वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये वो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी रियल वर्ल्ड कंपटीशन में जाता हूँ जहां पे मुझे उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है, मेरे जो कलीग्स हैं वो उस यूनिट की वैल्यू गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, जबकि मुझे ऑलरेडी याद है, मैं वो यूनिट की वैल्यू डाल के उनसे ऑटोमेटिकली कंपटीशन में आगे बढ़ जाता हूँ। इस दुनिया में हम क्या कहते हैं कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं देखूं कि सेम लेवल ऑफ स्किल मेरे को 10 मिनट में कोई बंदा करके दे रहा है वर्सेस कोई बंदा 1 घंटे में करके दे रहा है, मैं 10 मिनट वाले के पास जाऊंगा, चाहे वो स्किल की प्रॉपर समझ 1 घंटे वाले पे हो, वो प्रॉपर मेथडोलॉजी, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके कर रहा है। पर अगर मुझे 10 मिनट में काम मिल रहा है तो मैं एफिशिएंसी ओवर नॉलेज प्रेफर करूंगा। या बट वो डिपेंड करता है कि फिर क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है और मे बी व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस। और जो तेरा पॉइंट था कि अगर किसी को कोई चीज आती है तो वहां पर वो कंपटीशन में एक स्टेप आगे हो जाएगा, तो वो चीज हम एग्जाम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जरूरी ना हमें पूरे साल भर अलग अलग चीजों के ऊपर सेम टाइप ऑफ वो चीज करनी है। जैसे असाइनमेंट के ऊपर भी पढ़ते हैं बच्चे, फिर रट्टा लगाते फिर वाइवा देते हैं। एग्जाम्स के अंदर भी ये होता है, रट्टा लगाते फिर लिखते हैं। तो वो एक चीज होता है ना कि आप एक फॉर्म ऑफ वो चीज बना लो। अगर पढ़ना, रट्टा लगाना इतना जरूरी तो आप एक फॉर्म बना सकते हो उसके से, मे बी एग्जाम्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, कोई भी एक चीज हो सकती है। बट आपने पूरी एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी फॉर्म है, सबके अंदर एक ही चीज डाल रखी है, तो वो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करेगा बच्चा? है बच्चा प्रैक्टिस कहाँ से करेगा फिर? बेसिकली पता है क्या है, अगर हम
इसके ऊपर बात करने आएंगे तो पूरी बात तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। हम्म। जैसे हम बोलते हैं कि वी आर इवॉल्विंग, हम डिजिटल वर्ल्ड में इतना आगे जा रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, हम उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। ये डिजिटल क्योंकि वर्ल्ड आया वो कहाँ से? कहते हैं, जब डिजिटल ये वर्ल्ड जब क्या है यही जैसे। एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रही थी, हाँ उसी एजुकेशन सिस्टम हाँ, से जो बच्चे निकले हैं उन्होंने ही तो डिजिटल वर्ल्ड बनाया है। एग्जैक्टली वही बनाया है, बट इट्स समथिंग कि जिस बच्चों का एक्सपोजर मिली, अगर तेरे पास लैपटॉप, तेरे पास वाईफाई नहीं है तो तू नहीं है भाई डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट। इट्स हम्म। समथिंग कि जिसके पास एक्सपोजर है उसने उस चीज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करा है, हम्म। तो उस तरीके से बनी है ये चीज जाके। हम्म। बट ये एक पॉइंट जो वरुण माया ने बोला ना, कि टीचर हम्म ने खुद किसी के क्वेश्चंस कॉपी करके बना बना के तुम्हें भेज हम्म दिए, ये हम्म ये चीज एजुकेशन सिस्टम में बहुत खराब है। क्योंकि ये चीज दिखाता है कि हम जिससे सीख रहे हैं वो खुद उस सब्जेक्ट में नॉलेजेबल इंसान नहीं है। फिर यस। अगर अगर हम लाइक ये रटवाने का चीज तो दो, मेरे दिमाग में दो सोल्यूशन आते हैं। या तो इधर तुम सारे के सारे टीचर जिनके पास जेन्युइनली एजुकेशन अच्छा हो उन्हीं को फिर हम्म टीचर्स रखो, जो वही क्वेश्चन कॉपी करके छापते हैं उनको निकाल दो। वो फिल्ट्रेशन हम्म बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे हम्म झोल निकल सकते हैं। एक दूसरा है कि तुम एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज कर दो। हम्म क्योंकि इससे क्या होगा, हम क्या, सारे बच्चे, कोई हम्म पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता है, सब एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। या एग्जाम निकाल दो, कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें। बस यही है उनको, जो उन्होंने पूरा साल इन्वेस्ट करा उसकी वैल्यू चाहिए तुम करनी है, एग्जाम में उनकी सिंपल क्या यही पूछो, क्रेडिट। एग्जाम में तुम अगर एक बच्चे को ये बोल दो कि तुम एक कंसेप्ट आओ उसको समझाओ, हर एक सब्जेक्ट में हर एक बच्चे को तुम एग्जामिनेशन के टाइम पे बच्चों से पूरा सिलेबस पढ़ाओ और उसको बोलो एग्जाम के पॉइंट पे किसी भी एक रैंडम टॉपिक पे समझा दो जो सिलेबस में हो, तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि बच्चा किस लेवल पे ट्रेन हो रखा है उस सब्जेक्ट में, कि उस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक किसी भी वक्त पे उन्हें पूछा जाए उन्हें आता है, वो समझा सकते हैं, वो कर सकते हैं वो टॉपिक। क्योंकि तुम उससे 10 टॉपिक तो नहीं पूछ सकते ना, बिल्कुल। पर अगर तुम उससे एटलीस्ट एक टॉपिक, दो टॉपिक या चार टॉपिक भी पूछ लो तो भी वो तुम्हें ओवरऑल उस बच्चे का आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये बच्चा किस लेवल पे पढ़ चुका है चीजें। तुम्हें उस बच्चे की फंक्शनिंग स्किल पता चल जाएगी। और क्योंकि एग्जाम ही समझने के ऊपर है तो बच्चा भी सब्जेक्ट समझेगा, वो रट्टा नहीं मारेगा। हाँ, पहले टीचर्स है उनको पहले अपना सिस्टम उस तरीके से बनाना चाहिए, अगर एजुकेशन सिस्टम तो समझने ही पे हो गई ना तो बच्चे टीचर्स को क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर टीचर जवाब नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली टीचर्स चेंज होंगे। यूनिवर्सिटीज का मेन एम क्या होता है कि उनको ज्यादा बच्चे चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग बच्चे ही कंप्लेन कर रहे हैं कि इस टीचर को समझाना नहीं आता तो वो ऑब्वियसली टीचर चेंज करेंगे, क्योंकि उनको और एडमिशन्स चाहिए, उनको और बिजनेस बढ़ाना है। सिंपल सी बात है। Now, the misconception that young kids especially have about burnout is burnout happens when you do a lot of work. That is absolutely not true. Burnout happens when you're doing a lot of fruitless or meaningless work, where you feel like, I hate doing this work, but I'm doing it just because, right? Because I've been told to. And you guys remember when you were given assignments in college that were completely meaningless and fruitless, we were pushed hard to keep doing it, right? To finish it off. It's somewhat similar at work when you're given completely meaningless yet never-ending work. Now, this is probably not going to change even if you switch teams, because it's probably critical for the company to get that work done if they put you on it. In this case, it's actually a very good idea to just leave your job and move to another job where you get better opportunities to do work you are interested in. Just ask the PUBG players or the Fortnite players who spend all their time on a computer, even though it is pretty hard work to actually win a game. Because it's fun, they rarely burn out. Now, the misconception हम्म
व्हाट इस डू पे क्या थिंक कहना है? अबाउट दिस? इसमें बहुत यू नो दो तरफा एक तरीके से वो कह सकते हैं हम। उसने एंड में बोला कि इफ समवन रियली वांट्स कि उसको गेम खेलना पसंद है और चाहता है, अगर हम्म वो कंप्यूटर के आगे बैठ के गेम खेल रहा है 24/7 में भी, हम्म तो उसको बर्नआउट नहीं होगा क्योंकि वो उससे इंटरेस्टेड है और मे बी उसको वो चीज पसंद है। आई डोंट थिंक सो। अगर वो हम्म चीज उसको बहुत अच्छे से पसंद है, वो उसके लिए क्रेव करता हो, बट ऐसा नहीं है कि उसको बर्नआउट नहीं हो सकता। हम्म ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो उसको फील होगा कि यार चलो ठीक है, गेम है, बट आई शुड फोकस ऑन माई पर्सनल लाइफ एज वेल, एंड आई हैव टू हम्म फोकस ऑन माई अदर वर्क ऑल्सो। क्योंकि इंसान का लाइफ में एक ही इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। या अगर मेरे को चॉकलेट खाना पसंद है इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे हम्म, पिज्जा भी नहीं पसंद। जितने भी यूट्यूबर भी हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम्म ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही गेम खेलते हैं। दे फोकस हम्म ऑन अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, और उनका भी अच्छे से है कि वो सारी चीजें अच्छे से करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा भाई 24 घंटे गेम में लगे हुए हैं, बिकॉज दे नो हम्म एंड दे हैव टू क्रिएट कंटेंट। तो ये है कि फिर उनको उस हिसाब से सोचना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। बर्नआउट इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिएटिव ब्रेन, मेरे हिसाब से। हम्म जब तक आप सोचते रहोगे, जब आप अच्छी चीजें क्रिएट कर रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं यार, नाउ आई हैव टू सिट, नाउ आई हैव टू थिंक कि एक्चुअली मैंने ये किया है और ये अच्छा है। वही कहते हैं ना, जब तक आप अपने दिमाग को शांति नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में और क्या चीजें हैं आपके पास। अब हाँ, और ये बात भी है ना, अगर किसी रनर को भागना पसंद है, ये थोड़ी कि वो 24 घंटे हम्म। भागता ही रहेगा। या एक या बॉडी की तूने भी। ये चीज बहुत अच्छी बोली कि किसी भी इंडिविजुअल का एक इंटरेस्ट नहीं हो सकता, हम्म एंड विच इज डैम ट्रू। एक इंसान के काफी सारे इंटरेस्ट होते हैं, उसको खेलना पसंद है, उसको घूमना पसंद है, उसको ये भी करना पसंद है, ये भी पसंद है। हम्म या ये तो है। तो अगर बर्नआउट हो जाता है देन इट इज अ साइन दैट यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस टू अनदर इंटरेस्ट, लेट इट बी फॉर अ या शॉर्ट टाइम। अगर तुम्हें घूमना या पसंद है, तुम्हें पबजी भी खेलना पसंद है, पबजी से बर्नआउट हो गया तो तुम थोड़े टाइम घूम के आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पबजी बर्नआउट छोड़ देना चाहिए। बर्नआउट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन योर मेंटल कैपेसिटी इज फुल, कि हम्म मतलब आपकी जितनी भी थी वो आपने बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया है। अब हम्म आपका ब्रेन गिव अप कर रहा है, आपकी बॉडी नहीं, बट योर ब्रेन इज गिव अप। तो भाई आप कुछ भी ट्राई कर लो, आप नहीं कर पाओगे, आप उस लेवल का इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा यार हम्म मैं क्यों कर रहा हूँ, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल आस्क योरसेल्फ सम नेगेटिव क्वेश्चन एज वेल, हम्म है ना। तो ये है कि काफी सारी चीजें होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें पसंद है तो हम कर लेंगे कुछ भी। हम्म इज वो भी समथिंग, है। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ट्रू। Jio's entry into telephony through the 4G network dropped prices so hard that 41% of the population in India currently uses internet and has active access to internet on a daily basis. Not only that, we are much ahead of Pakistan and slowly closing up to China. It doesn't matter what China's absolute numbers are today, it matters how quickly or what the momentum of growth has been, and India's momentum has been phenomenal. Jio's entry into telephony. ये तो काफी सही है, यस, टोटली एग्री। क्योंकि जियो से मेरे पहले को वो याद है, बिल्कुल। जब जियो नहीं था, 1 GB हम्म। या 2 GB डेटा के लिए हम ऐसे लाइक चुन चुन के हम लोग इंटरनेट यूज करते थे। यस, व्हाट्सएप पर भी मैसेज देखना है तो बिल्कुल ऑन करके ऑफ कर देना। हम्म अब तो बस नहीं, ये था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, हम्म एंड उसी की वजह से ये है कि हम इतना ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड के अंदर घुस पाए, एक ये भी कह सकते हैं। पीपल हम्म गेट मोर अपॉर्चुनिटी, लाइक कि अब वो इंटरनेट एक्सेस इतना इजी है, वो अवेलेबल हो रखा है, तो वो कुछ भी न्यू ट्राई कर सकते हैं। पहले लोगों को बहुत टफ होता था टू अपलोड एनी वीडियो, है ना। हम्म true। This is going to offend a few people.
who don't like the English language, who feel that English is too complicated a language or their mother tongue is better. That may be true. English is probably one of the most convoluted and irritating languages in the world, but it is the language of global opportunity. And it seems that most people who learn English from a young age, especially if they're from tier 2 or tier 3 cities, are able to talk to people from different tiers. Also, they are able to get global opportunities. It truly seems the pathway to success for now. According to Arvind Kejriwal, government school students mostly come from economically poor backgrounds. When I meet them, their biggest demand is, "Sir, हमें English बोलना सिखवा दीजिए." I'm so happy this course is now starting for government school students. Now, you might find many people on social media that are anti-English from India. The thing is, the kids know where the future is at, and the kids are actually demanding to learn the language of opportunity. English is not the best language in the world, but it is the language of financial opportunity. And for us to grow as a civilization, we must not only respect our mother tongues, we must also go after opportunity. Both are important. This is going to offend a few people. ट्रू, ये तो है ही। बेसिकली और बेनिफिट ये है कि ग्लोबल है, ठीक है, एंड मोस्टली लोगों को वो आएगी ही। एक ये रह जाता है, तो कम्युनिकेशन और आगे भी अभी मान ले opportunities तो इंग्लिश बहुत। इंग्लिश ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर मुझे किसी और कंट्री में जाके बात करनी होगी तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे मैं भी डबल डाउन कर सकता हूँ और वो भी डबल डाउन कर सकते हैं कि भाई उनको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मुझे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, हम दोनों एक म्यूचुअल लेवल पे कॉन्वर्सेशंस कर पाएंगे। अभी तो जो बट सॉफ्टवेयर्स इंग्लिश में है वो ग्लोबली ज्यादा ट्रेंड कर रहे रैदर देन जो सॉफ्टवेयर्स या जो एप्लीकेशंस रीजनल लैंग्वेज में है। तो देख गूगल है, गूगल यस इंग्लिश यस ये अभी बहुत सारी लैंग्वेज में आ गया है, बट जब इनिशियली था हम्म प्रॉब्लम ये है ना कि अगर रीजनल है तो फिर वो एक सेक्टर ऑफ कम्युनिटी ही यूज कर सकती है उसको, ठीक है। अगर किसी और को यूज करना तो मे बी उसको या तो कोई गाइड चाहिएगा समझने के लिए, या तो कोई और पर्सन, ठीक है। और आई रियली लाइक कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं केजरीवाल को कि प्लीज हमें इंग्लिश सिखा दीजिए। इट मीन समवेयर दे कैन ऑल्सो फील इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों को जब वो बाहर जाते होंगे। आजकल तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं कि बाहर जाते हैं कुछ भी करते हैं, तो मे भी उन लोगों ने देखा होगा भाई कितनी डाइवर्सिफिकेशन है, कोई इंग्लिश में बात करता है। क्योंकि इन प्राइवेट स्कूल बच्चे तो फर्स्ट सेकंड से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ये है कि इतना बैकवर्ड एरिया होने के कारण वो बोल नहीं पाते। बट आई रियली लाइक कि उन्होंने एटलीस्ट बोला तो सही हमारे टाइम पर। लाइक मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम सेंट्रल, बट ये कि हमारे स्कूल में भी इंग्लिश इतनी अच्छी पढ़ाता नहीं था कोई, और ना ही बच्चों की डिमांड होती थी। बट नाउ मतलब स्टूडेंट्स को उतना दे रखा है कि एटलीस्ट वो डिमांड तो कर सकते हैं। ये बात तो है। और रीजनल लैंग्वेज का जैसे कि अभी इंटरनेट इतना बूम कर रहा है ना, तो रीजनल लैंग्वेज इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारी हमारी ऐसी जनता है जो एकदम डिस्कनेक्टेड है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से, जो ग्लोबल जहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ज्यादा आती है। जैसे कि अभी दिल्ली मुंबई वाले बच्चों से या दिल्ली मुंबई वाले लोगों से जो एकदम ही डिटैच्ड है, उनको अगर हिंदी या मराठी या उनके लोकल लैंग्वेज में अगर इंटरनेट के थ्रू समझाएंगे ना, तो उनको एटलीस्ट ग्लोबल दुनिया में चल के आ रहा है उसका आइडिया लग जाएगा। फिर अगर उनको वो इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो जाके इंग्लिश सीखेंगे और उस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को एप्ट करेंगे, या ग्लोबल नहीं तो एटलीस्ट रीजनल अपॉर्चुनिटी को वो एप्ट कर पाएंगे। बट इट्स समथिंग कि बिल्कुल हाई फाई भी नहीं आनी चाहिए, बट एक प्लीज बेसिक लेवल पर आनी चाहिए कि आप किसी से भी इन जनरल कन्वर्सेशन कर सकते हो। बेसिक सी इतनी आनी चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर आपको नहीं मना तो एटलीस्ट बेसिक तो सीख लीजिए कि अगर आप कोई बोल रहा है या फिर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि मदर टंग एक तरीके से मैंडेटरी है ये हर बच्चे के लिए, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में रहता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश भी आगे जाके मैंडेटरी हो जाएगी। क्योंकि आजकल ही मतलब लोग इतना है कि अगर आप जाओगे ना किसी भी एरिया में चले जाओ, वहां पे इंग्लिश में ही बात करते हैं मोस्टली। शॉप वाले हो गए या फिर कोई और हो गया,
तो वो चीजें फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, और वो भी एक टाइम पे ऐसा होगा कि इंग्लिश मैंडेटरी ही हो जाएगी। हम्म। रीजनल तो रहेगी ही रहेगी, बट ये है कि जहाँ पे टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, जहाँ पे पॉश एरिया है, वहां पे तो चीजें एग्जिस्ट करेंगी। हम्म। और रीजनल लैंग्वेज का एक बड़ा फायदा क्या है कि अभी अगर आप लोग देखो तो हिंदी वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। हम्म। और हिंदी के साथ साथ बंगाली वर्ल्ड की सिक्स्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। तो ऐसा भी नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है। रीजनल लैंग्वेज में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बट हमें ये भी बट देखना इट्स पड़ेगा कि समथिंग नंबर कि, 1 पे अभी भी इंग्लिश है। हम्म, एंड इट्स समथिंग कि हाउ यू प्रेजेंट योर रीजनल लैंग्वेज, इट रियली मैटर्स। हाउ यू और प्रेजेंट, पावर हाउ यू डिस्ट्रीब्यूशन कन्वे। अभी अभी उतना इक्वल नहीं हुआ है कि सपोज फर्स्ट है तो सेकंड को उससे बहुत थोड़ा कम, बट मतलब सपोज अगर फर्स्ट को हम्म। 100% पावर है तो सेकंड को 90 पे 80% हम्म। पावर है। ऐसा नहीं है। सेकंड और थर्ड लैंग्वेज हाँ। पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज डीके डाउन हो जाती है। सपोज अगर इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद अगर मैं पास करूं 80% अपॉर्चुनिटी है। तो जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जो लैंग्वेजेस है ना उनके पास सिर्फ 40% या 30%, 35-40% अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो वो जो गैप है ना अभी भी फर्स्ट और सेकंड ग्लोबल स्पोकन लैंग्वेजेस में भी वो बहुत ज्यादा है। और इसी डिफरेंस के कारण इंग्लिश अभी भी बहुत डोमिनेट कर रहा है। इवन दो हमारी रीजनल लैंग्वेज वर्ल्ड के हमारी दो रीजनल लैंग्वेज वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप में है, 10 हाँ। में आ टॉप जाती हैं। 10 में। Top 1% of jobs are never going anywhere. If you're the top 1% musician, you're probably going to use AI. It's going to make your life easier. If you're a top 1% YouTuber, you'll make YouTube videos, but you might use AI to generate thumbnails, right? So you're not going anywhere. My worry is with the 99% of India that is not that good. When I saw OpenAI create a cold email to Variku, I have seen that versus the cold emails I get, I feel sad and scared for this country. Because AI is easily able to mash up all this data, it can beat out thumbnail designers, average musicians, average video creators, and so on and so forth. Now, enough scaremongering, right? Learn and master English. I know a lot of Indians are allergic to English. We always say, hey, why should we learn English? You know, regional languages are better. That may be true, but opportunities and AI has been trained on the English language. If you master English, then you have the ability to create anything. The top 1%. हम्म। इस पे क्या कहना है? आई नो एक टाइम ऐसा आएगा कि एआई काफी सारे सेक्टर पर कब्जा कर लेगा, बट इंग्लिश ही सीखना आई डोंट थिंक सो कि वो एक सिर्फ ऑप्शन है। हम्म। ये पता है वो मैंने बात करी थी कि सॉफ्टवेयर्स जो इंग्लिश पे है ना वो ग्लोबली ट्रेंड करते हैं। हम्म। और इसमें इसने यही बात बोली कि एआई जो है उसको इंग्लिश में ट्रेनिंग दी जा रही है हम्म। ताकि वो ग्लोबली यूज हो पाए। बट इसका हम्म। अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब हम गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं गूगल हम्म। ट्रांसलेट भी एग्जैक्टली वो चीज ट्रांसलेट नहीं कर पाता जो हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यस। इट मीन्स कि जब एआई और इंग्लिश दूसरे सारे जगहों पे छा जाएगा ना तब आपके पास अगर आप इंग्लिश में मास्टर हो तो रूल आउट कर सकते हो, या फिर अगर आप रीजनल लैंग्वेज में मास्टर हो तो आप उस रीजनल एरिया में रूल आउट कर सकते हो। क्योंकि एआई इंग्लिश में ट्रेन है, वो हिंदी के हाँ, थंबनेल्स नहीं बना सकता। एग्जैक्टली exactly. वो हिंदी के, या फिर वो कुछ उसके अंदर जो इनपुट डाला है वही तो बना सकता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन और एआई की टेंडेंसी में डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा होगा। हम्म। जैसा आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा वो मशीन नहीं कर पाएगी। हम्म। ठीक है। फिर उस तरीके से, और जैसे वरुण माया का ये कहना है कि जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर आपको ऐसा लगता है बेटर है, बट इंग्लिश शुड बी वेरी डोमिनेटिंग इन फ्यूचर, वो हम्म। चीज ठीक है। बट जैसे हमने इंडिया को देखा है, तो जो रीजनल है ना, रीजनल कम्युनिटी है कोई भी है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी है। अगर हम्म। आप उसके अंदर भी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई वैसी चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखते हो, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो ना ही हिंदी में कंटेंट बनाते हैं ना ही इंग्लिश में, वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं।
और मिलियंस हम्म में व्यूज हैं, और मिलियंस वो में भी हर व्यूज है, कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स अंदर। हैं। हाँ, और वो भी हर कैटेगरी के अंदर, फूड की कैटेगरी के अंदर, ब्लॉगिंग के अंदर, टीचर, हर कैटेगरी के अंदर है, और उनका कंटेंट प्रॉपर चलता है। इवन जो बड़े बड़े बेसिकली कंसल्टेंट भी हैं यूट्यूबर्स के, उनका भी हम्म। यही मानना है कि इफ यू आर गुड एट योर रीजनल लैंग्वेज देन मेक कंटेंट इन योर रीजनल लैंग्वेज। बट यहाँ से एक चीज सीख सकते हैं कि आप जो भी करो बस उसमें मास्टर कर जाओ, क्योंकि एआई की वजह हाँ, से कंपटीशन बढ़ जाएगी। कंपटीशन भी बढ़ जाएगी। लाइक लोग बोलते हैं कि आप कॉपीराइटिंग बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है, हम्म। एंड क्या कॉपीराइटिंग या फिर कोई भी और कोई भी स्किल है, क्या उसको एआई हम्म। वो कर सकता है? मतलब उसको वो कर सकता है क्या? तो उसका यही रिप्लेस। जवाब है कि रिप्लेस, हाँ। पर उसका यही जवाब है कि जो आप कर रहे हो ना, उसके अंदर आपकी इतनी मास्टरी होनी चाहिए कि वो इतने रिजल्ट जनरेट करा दे जो एआई भी ना करा पाए। समझ रहा है? देन ओनली यू कैन रूल। हम्म। और एक और बात है कि जब आप मास्टरी कर जाओगे ना, तो आपका हम्म। एक इमेज, आपका एक ब्रांड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम पॉडकास्ट में रणवीर अलापात्या देखते हैं इंडिया में, या हम्म। ओवरऑल जो रोगन देखते हैं, हमें पता है कि अगर मैं हम्म। जो रोगन के पॉडकास्ट देखूंगा तो ये इस ही फ्लो लाइन में जाएगा। जो रोगन हम्म। इससे ज्यादा डीप लेवल नहीं पूछेगा और इससे ज्यादा सरफेस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो रोगन के क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ ही रहेंगे, उसकी इंटेंसिटी और नॉलेज की डेप्थ इतनी ही रहेगी। वेरेज सपोज हम्म। अगर जो रोगन में मैं देखता हूँ कि कोई साइकोलॉजिस्ट आता है, वो हम्म। एक लेवल तक बात करेगा, जबकि अगर मैं कोई हम्म। स्पेसिफिक साइकोलॉजी वाले पॉडकास्ट पे जाके सुनूं तो वहां पे मुझे और डीपर नॉलेज मिल जाएगी साइकोलॉजी की। हम्म। तो हमें पता है कि जो वर्ल्ड में बेस्ट है, जो अपने फील्ड में बेस्ट है, उसकी एक ब्रांड हम्म। है और लोग उसको उसकी ब्रांड की वजह से देखेंगे, और वहां पे एआई आ गया तो वो उसकी ब्रांड नहीं रहेगी। इसलिए जो टॉप वन हम्म। परसेंट है उनको कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। जबकि जो टॉप 1% नहीं है उनको मास्टरी करने की जरूरत है इसमें। I feel like hostel knocked sense into me. It gave me independence. It made me realize the value of my parents. It made me realize what my skills are, what my weaknesses are. It made me more aware of what I want from life. So going to hostel, definitely one of the best experience of my life. 10 out of 10. I hated the college. I hated going to class, but I loved the hostel. And by the way, I don't think it's just me. Almost everybody who has been to hostels loves the experience. I would actually give away everything that I had, all my successes, to go try one more time. I feel like hostel. आई थिंक जय यू कैन गिव बेटर आंसर। Dude, I cannot give everything to have this experience again, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। सब चीज को रिप्लेस करते हुए एक्सपीरियंस नहीं है हॉस्टल। बट जो जो सीखने को मिलता है हॉस्टल में, जिस लेवल का हमें क्या बोलते हैं रियलाइजेशन होता है, जिस लेवल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब तुम्हें जो शॉर्ट टाइम में जो लाइफ के लर्निंग्स मिलते हैं ना, अगर वो इंटेंसिटी मुझे या। वापस चाहिए तो मैं हॉस्टल में आऊंगा। क्योंकि इट इज लाइक, क्या बोलते हैं कि तुम जब घर से बाहर घूमने जाते हो, कुछ दिन रहने के बाद तुम्हें वापस घर की याद आती है ना, कि यार घर में तो ये भी था वो भी था, बाहर का कितना ही खाए, यहाँ पे तो बस पराठे ही मिलते हैं, घर पे तो मैं पिज्जा बना के खा लेता था। जब भी तुम कहीं बाहर घूमने जाते हो किसी रिमोट जगह पे नेचर को एक्सपीरियंस करने, अगर तुम्हें उस कुदरत की गोद में भी घर की याद आती है, तुम्हें घर की एक लेवल पे वैल्यू पता चलती है कि घर पे तुम्हें किस तरीके की वैरायटी मिली जाती थी। उस वैरायटी, उस बातों की एक्सपीरियंस, वो कंफर्ट का एक्सपीरियंस, वो हर एक छोटी छोटी चीज तुम्हें हॉस्टल आके रियलाइज हो जाती है। तुम्हें एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार अब मम्मा की डांट से नहीं उठना, अलार्म की आवाज से उठ जाना है। ये है हमारा आखिरी रील। Yes, guys, if you are still watching, then please hit the like button and follow the Jai Thakkar show for more such videos.
investment is so attractive to people, like investing. So what you guys are actually trying to achieve with investment, especially youngsters who invest, unless you're investing like say 10 lakhs, then you have that corpus. But unless you're doing that, when you're investing 1,000, 2,000 rupees, you're being sold a dream. Yeah, you need 20 years for that dream to materialize. Thoda sa. You need 20 years, and a lot of you are not even 20 years old. I understand the value of compounding AVO, but the dream that you are being sold is the fact that your time will finally be in your control again. Yeah. But I am telling you, you can actually do that in 6 months to a year by really going deep into something which other people are not willing to go in. Like for example, that Indus Valley report, it said that there are very few coders in India, and only 4% of coders in India can actually write good code. That is an opportunity, but you know what? It's hard. Yeah. Obviously it's hard. Like सबको content creator बनना है, which is the barrier of entry is like take a phone and do it. Investment is so attractive to people, like investing. So what? Totally agree यार, totally agree. ट्रू, ये ड्रीम की बात से आई कंप्लीटली एग्री कि हमें एक लाइक नॉट ओनली सोशल मीडिया एनीथिंग पे, अभी हम जब बात कर रहे थे ना मास्टरी की, कि हमें unless and until we are masters we do not have anything. Our future can easily be taken over by anything as simple as a machine, जो हम AI की बात कर रहे थे. It is same कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो फिर आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इन्वेस्ट करो. बट इफ यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग विद द ड्रीम दैट कि हाँ मुझे 20 साल बाद रिटर्न मिलेगा, इससे अच्छा तो भाई तुमको 1-2 हजार खुद पे लगाओ और 10 लाख के पैकेज की जगह पे 50 लाख का पैकेज उठा के जाओ. तुम अगर 4 साल में, हाँ इट इज लाइक अगर तुम अगर 4 साल में 1,000 रुपए लगा रहे हो अपने आप पे, तो इट इज लाइक 12 into 4, 48,000 you are investing in yourself rather than investing actually. तुम उस 48,000 को खुद पे 4 साल में इन्वेस्ट करके तुम ऑलमोस्ट 40 लाख का पैकेज एक्स्ट्रा ले रहे हो. Yes. जो तुम्हारे कंपाउंड हो के भी 1 लाख नहीं हो रहा है. And people are more like, you know, they are on social media, so everybody is saying कि investing as early as you can life में, फिर तुम regret करोगे. So ये thoughts में भी लोगों को पुश करते हैं कि वो इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करें. समझ रहा है कि मतलब यार 20 साल बाद आपके पास इतना पैसा होगा, और यार सुनने में तो सबको अच्छा लगता है, 1.5 करोड़ होगा, 50 लाख होगा, अरे कर देता हूँ यार, 1,000 रुपए में क्या जाता है, ये वो. बट इट्स समथिंग कि यार आप अगर अपने ऊपर आज 1,000 रुपए लगा रहे हो, फिर हर महीने लगा रहे हो, आप कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो हो सकता है 5-10 साल बाद आपके पास खुद के पास उतने पैसे हो जो आपके पास इन्वेस्टिंग के 30-40 साल बाद आएंगे. है ना. वरुण भाई ने बिल्कुल चीज सही बोली है कि जब तक इन्वेस्टिंग की उस लेवल पर आपको लगे नहीं ना कि आपको करनी है, नाउ यू आर फुल्ली कि यार मेरा ड्रीम हो चुका है, मैं अपने ऊपर काम कर चुका हूँ, नाउ आई कैन इन्वेस्ट. ठीक है, वरना आपको अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए. इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न हम खुद से ही मांग सकते हैं और किसी से नहीं मांग सकते. हम मार्केट से ये नहीं मांग सकते मेरे को एक दिन में 1,000 का रिटर्न करके दो, जबकि तुम खुद अपनी मेहनत से एक दिन में 1 लाख का रिटर्न करके दे सकते हो. तो बस यहीं तक था आज का पॉडकास्ट. कैसा लगा भाई तुझे? एकदम बढ़िया. हम बहुत टाइम से वो मतलब ट्राई कर रहे थे कि हो जाए, एक रिव्यू पॉडकास्ट हो जाए. तो यार इट्स हियर and we will do such more videos. Please stay tuned and please comment section में बताना जैसा भी लगा आपको. And if you add value, जैसे हमने अपना brainstorm किया, you can also do in comment section and we will definitely reply you. जो भी आपके थिंकिंग है, क्या सोचते हैं आप, जो कमेंट आपने वरुण माया की रील्स पर करे हैं वही सेम कमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे. So we can get a point कि अच्छा ये जनता सोचती है. And that's it. So guys, thank you so much. अगर आपको चाहिए कि हम किसी और क्रिएटर पे रिएक्ट करें या किसी स्पेसिफिक वीडियो पे रिएक्ट करें और उस पे हमें
लगता है कि ये पॉइंट सीखने चाहिए, ये है, हम जरूर बताएंगे। आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको क्या लगता है हम किस पे रिव्यू करें। या फिर वन मोर थिंग कि अगर आप चाहते हो कि ये जो कॉन्वॉय और थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, थोड़ी लगे कि भाई हंसी मजाक होना चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट। हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्रिएटर का लें, फिर उसके अंदर अच्छे से अच्छा इनपुट डालें, वो भी एक कॉमिक फॉर्म में, जो आपको देखने में भी मजा आए। ओके, श्योर। देन प्लीज लेट मी नो कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसका आप चाहते हैं देखना। Sure, guys, 100%. Thank you so much for watching this podcast and stay tuned for another magnificent podcast.